मेथोट्रेक्सेट एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होता है, यानी कि जो नाम ही इसका सिग्निफाई कर रहा है कि ये इम्यूनोसप्रेसेंट यानी कि इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। तो बेसिकली इस दवाई का इस्तेमाल ऑटो इम्यून डिजीज में किया जाता है, जहाँ पे हमारी अपनी इम्यूनिटी अपने ही अगेंस्ट काम करने लगती है। वहाँ पे इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ को कम करके जो बीमारी होती है उसको ठीक करने में, मैनेज करने में ये दवाई मदद करती है। तो मेथोट्रेक्सेट एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। इसका इस्तेमाल बेसिकली जो आर्थराइटिक और सोरियाटिक कंडीशंस हैं उनमें फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पे किया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, जुवेनाइल इडियोपैथिक जुवेनाइल आर्थराइटिस है, सोरियासिस की कंडीशन है। इन सब में ये फर्स्ट लाइन जो थेरेपी होती है उसके तौर पे इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये उन सेल फंक्शंस को स्टॉप करती है, रोकती है, कम करती है जो कि आर्थराइटिक कंडीशंस में पेन और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, स्वेलिंग कॉज करते हैं। तो वो जो सेल फंक्शन होता है उसको ये रोकती है। साथ ही साथ ये जो दवाई है ये एंटी मेटाबोलाइट एंड एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे भी काम करता है। तो आर्थराइटिक कंडीशन में जहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पेन होता है, यानी कि दर्द होता है, स्वेलिंग होता है, सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो उन सेल फंक्शंस को हैम्पर करती है, जिसकी वजह से ये जो दर्द और सूजन की समस्या होती है उसमें आराम मिलता है। साथ ही साथ जो वहाँ पे जॉइंट डैमेज हो रहा होता है, जोड़ों में जो डैमेज हो रहा होता है उसको भी ये बचाती है, और जो डिजीज़ प्रोग्रेशन है उसको हैम्पर करने में, उसको रोकने में मदद करती है। तो इस तरीके से ये क्योंकि डिजीज़ की एक्टिविटी को, डिजीज़ के प्रोग्रेशन को हैम्पर कर रही है, रोक रही है, तो इस वजह से इस दवाई को डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग के तौर पे भी जाना जाता है। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये एंटी कैंसर एंड एंटी मेटाबोलाइट ड्रग के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कैंसर केसेस में जहाँ पे जो सेल ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और स्प्रेड होने लगती है, वहाँ पे ये इसके जो सेल ग्रोथ होता है ये दवाई उस सेल ग्रोथ को रोकती है। जो सेल्स होते हैं उनके फोलेट के एक्सेस को ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो सेल ग्रोथ हो रहा है अनकंट्रोल्ड वो रुक जाता है। तो इस तरीके से ये ऐसी कैंसरस कंडीशन में भी हेल्प करती है, यूज़ किया जाता है ऐसे कैंसर की कंडीशन को भी क्योर करने में। तो ये एक एंटी कैंसर और एंटी मेटाबोलाइट ड्रग भी है। जो मेथोट्रेक्सेट होता है ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है, और एज पर द सिवियरिटी ऑफ द पेशेंट इस ड्रग को किस स्ट्रेंथ में प्रिस्क्राइब किया जाना है वो डिसाइड किया जाता है। साथ ही साथ ये कितने ड्यूरेशन के लिए लेना है और कितने डोज में लेना है ये स्ट्रिक्टली इस रेजिम को हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि ये एक टिपिकल मेडिसिन है। ये क्रिटिकल कंडीशंस के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो काफ़ी एक सीरियस तरीके से काम करता है हमारे बॉडी में। तो जहाँ पे माइनर चेंजेस भी अगर हम इसके अगर हम जिस तरीके से ले रहे हैं वहाँ पे अगर थोड़े बहुत चेंजेस भी करते हैं या फिर दवाई के लेने के स्केड्यूल में कुछ बहुत चेंजेस करते हैं तो ये हमें अफेक्ट कर सकता है नेगेटिवली। तो जिस तरीके से दवाई को प्रिस्क्राइब किया गया है, जितने डोजेज, जितने ड्यूरेशन में उसी तरीके से लेना चाहिए। बेसिकली इस दवाई को वंस अ वीक लेने के लिए कहा जाता है, मतलब हफ्ते में एक बार लेने के लिए कहा जाता है। खाने के कुछ समय बाद एक डे डिसाइड करके उसी दिन हर बार हमें हर हफ्ते सेम डे पे लेना होता है। यूजली सैटरडेज और संडेज को, बेसिकली सैटरडेज को लेना बेटर रहता है। तो मान लीजिए अगर हम इस हफ्ते सैटरडे को शाम को ले रहे हैं खाने के बाद, तो सेम हमें नेक्स्ट वीक भी उसी फिक्स टाइम पे, उसी फिक्स डे पे, उसी फिक्स डोज में हमें इस दवाई को लेना होता है। अच्छा, ये जो दवाई है ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लेना होता है। अगर आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट है और इस दवाई को आप ले लेते हैं तो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल इसके इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अगर आप कंसीव करने के लिए प्लान भी कर रहे हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, इस दवाई को ऐसे टाइम पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता है लेना। तो ये सारी कंडीशन है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर आप इन्फॉर्म करें। साथ ही साथ ये जो दवाई होती है ये फोलेट के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करती है। तो जब ये मेथोट्रेक्सेट एडवाइस किया जाता है लेने के लिए तो साथ में आपके डॉक्टर फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेने के लिए भी एडवाइस करते हैं। तो उसको भी स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से लेने के लिए कहा गया है बिल्कुल उसी तरीके से, उसी फिक्स्ड टाइम पे, उसी फिक्स्ड स्केड्यूल में आपको फॉलिक एसिड का भी जो सप्लीमेंट है लेना ज़रूरी है। साथ ही साथ इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि नोजिया है, वॉमिटिंग है, डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है, अनयूजुअल फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस हो सकती है, पूरे टाइम आप थकान महसूस कर सकते हैं। आप इसके दवाई के एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो ये सारा आपको जो साइड इफेक्ट है वो भी
अपने आप ही समझ आएगा। तो ये बेसिक जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये होते हैं। उसके अलावा भी और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, लाइक डायरिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, लिवर एंजाइम में भी चेंजेस आ सकते हैं, स्टमक अपसेट होने के चांसेस हैं, माउथ सोर्स हो सकते हैं। तो जो बेसिक इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो विद टाइम ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाते हैं। बाकी अगर इसके सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है और अपने आप वो नहीं जाता है विद टाइम, तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेजेंट है, तो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस, बीमार पड़ने के चांसेस हो सकते हैं कि बढ़ जाएं। अगर इसको लेने के बाद हमें सोर थ्रोट होता है, फीवर होता है, इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं हम जल्दी, तो अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें। और साथ ही जब आप इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा हेल्दी बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये आर्थराइटिक कंडीशंस में दी जा रही हैं। तो जॉइंट और मसल की जो जॉइंट की प्रॉब्लम है, उसके लिए आप जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जॉइंट मूवमेंट्स वाले जो एक्सरसाइजेज होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जो आपका डाइट है उसको एंटीऑक्सीडेंट रिच रख सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। उसके अलावा पूरी नींद का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे दर्द और तकलीफ हो रही है, वहाँ पे एज़ पर द डॉक्टर्स एडवाइस आप कोल्ड या हॉट फॉर्मेंटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्मोक बिल्कुल ना करें और अल्कोहल कंजम्पशन ना करें। उसके अलावा जो चाय कॉफ़ी जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी कम से कम इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जब हम इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो हमें रूटीन बेसिस पे अपना ब्लड टेस्ट करवाना होता है। लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट हमें रूटीनली करवाना होता है, ताकि जो कंडीशन है उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपरली हो पाए, समझ आ पाए कि जो डिजीज़ एक्टिविटी है वो कैसे काम कर रही है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में और कोई चेंजेस ला रही है या नहीं, हमारे लिवर एंजाइम्स हैं, किडनी से रिलेटेड फंक्शंस हैं, या फिर हमारे जो ओवरऑल जो ब्लड पिक्चर है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये हमें टाइम टू टाइम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस दवाई को लेते वक्त। तो जितने इन्वेस्टिगेशंस और फॉलोअप्स आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनको आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें, उसमें कोई चेंजेस ना लाएं। तो ये हमने आज बात की मेथोट्रेक्सेट के बारे में, जो कि एक इम्यूनोसप्रेजेंट है। एक सीरियस तरीके की दवाई है जिसको हमें सीरियसली ही लेना चाहिए और बिल्कुल अपने डॉक्टर की हर एक एडवाइस को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ और भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।